हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू सिटिंग वीडियो जो हम करने वाले हैं आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो सी सेक्शन एक्सपीरियंस, स्पेशली द सेकंड टाइम सी सेक्शन एक्सपीरियंस वीडियो होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि सेकंड टाइम में कैसे क्या होता है, और कुछ जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं उनके भी क्वेश्चंस थे कि सी सेक्शन के बाद स्पेशली कितना पेन होता है और पेन का एक्सपीरियंस क्या है, आपने इतनी जल्दी रिकवरी कैसे कर ली। मतलब लोगों ने काफ़ी सारे मेरे शॉर्ट्स में देखा कि मैं सेकंड डे ही अपना आफ्टर 24 आवर्स भी मैंने जैसे बताया कि मैंने खुद ने अपना बैग पैक किया घर आने के लिए, वॉक कर रही थी मैं। तो वही लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं उससे रिलेटेड भी। तो स्पेशली रिकवरी एंड सी सेक्शन हीलिंग का भी एक अलग वीडियो शूट करना पड़ेगा, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है अगर हम एक्सपीरियंस एंड हीलिंग और रिकवरी एंड डाइट सब कुछ बताएं तो। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ वीडियो जहाँ पे हम सिर्फ सी सेक्शन एक्सपीरियंस की बात करेंगे। और पीछे मेरा छुटकू सो रहा है आराम से, इसका वो लगा रखा है, मस्त फीडिंग हो चुकी है, खेल लिया है। मैं इसको सोने ही नहीं दे रही, अगर मैं झूले में डालूंगी ना तो 5 मिनट में सो जाएगी ये। तो इसलिए क्योंकि रात को फिर थोड़ा सा वो होता है, सारे पर्दे खुल रहे हैं, पूरा उजाला है, नॉर्मल लाइट में शूट कर रही हूँ ये मैं। सो ऐसा करती हूँ मैं कि दिन में इसको पता रहे कि हाँ भाई मुझे जगना है, और रात को टाइम से सो जाइए, उतना परेशान नहीं करिए। टच वुड इसका रूटीन ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, थोड़ा बहुत मुझे शार्प करना है, वो जैसे तैसे टाइम के साथ हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं अगर कुछ भी नुस्खा बताती हूँ या कोई भी आपको मेडिसिन बताती हूँ या कुछ भी बताती हूँ, उसको यूज़ करने से पहले, उसको अपने लिए अपनाने से पहले आप अपनी डॉक्टर से, अगर मेडिसिन है या कुछ भी चीज़ है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। बिकॉज हो सकता है कि मेरी कंडीशन अलग है, मेरा बॉडी टाइप अलग है, सबकी बॉडी अलग होती है, तो वो हर चीज़ को रिएक्ट जो है डिफरेंटली करती है। तो हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए काम कर गई हो, वो आपके लिए काम ना करे। सेम चीज़ मैंने प्रेगनेंसी वाले में बोला था, बिकॉज माई बॉडी इज डिफरेंट, योर बॉडी इज डिफरेंट, सो योर बॉडी कैन रिएक्ट डिफरेंटली देन माइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी सेक्शन एक्सपीरियंस की इफ़ आई टॉक अबाउट सी सेक्शन एक्सपीरियंस, तो देखो ये एक्सपीरियंस बहुत भयानक होता है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट देयर कि हाँ मतलब बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ जाना भी पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी। बट सबसे पहली तो चीज़ कि लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट करने का मैं अगर डिटेल में बताऊं तो, अरे यार इसको दर्द नहीं सहना होगा, इससे दर्द नहीं सहे जा रहे होंगे, तो इसने सी सेक्शन करवा लिया, डायरेक्टली बस ऑपरेट कर दो और डेट डिसाइड कर लो। आजकल बहुत ट्रेंड में हो गया ये चीज़। अच्छा डॉक्टर बोलते हैं डेट डिसाइड कर लो, तुम अपने बेबी को डिलीवरी उस दिन करवा लेना। अच्छा उस दिन पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है, वो डेट अच्छा है। अच्छा उस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है, उस दिन मेरा बर्थडे आता है, मेरी दूसरी बेटी का बर्थडे आता है, या हुएवर वो डेट हमारे लिए लकी है, तो चलो उस दिन ऑपरेट करवा लेते हैं। दिस इज नॉट द राइट थिंग गाइज। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने जो मिथ बनाई हुई है ना माइंड में कि सी सेक्शन इज वेरी इजी मेथड, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, कोई दर्द नहीं सहना पड़ता, जी नहीं। मैं फर्स्ट टाइम का भी एक्सपीरियंस आपके साथ में रिलेटिवली शेयर करती रहूँगी कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम से कैसे डिफरेंट रहा सेकंड टाइम, बिकॉज सेकंड टाइम इज टोटली डिफरेंट। ऐसा है, मैंने भी सुना था कि सेकंड टाइम में रिकवरी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बट मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बट आई वोंट से कि मैं अगर ऐसा कहूँगी तो लोग कहेंगे नहीं आपने तो बहुत जल्दी रिकवरी कर ली थी। सो द थिंग इज, पहले इस क्यूटी पाई से मिल लो, से हाय, हाय बोलो, हाय बोलो। तो अभी इसकी दीदी और दादी दोनों, मेरी बड़ी वाली बेटी और दादी दोनों गए हुए पार्क में। देन आई गॉट द टाइम। सो जो ये मिथ है ना कि बहुत इजी है, नहीं ये बिल्कुल इजी नहीं है। जितना दर्द आपको नॉर्मल के टाइम पे, एक तो पहली बात कि जो लोगों को लगता है ना कि लोग तो एवं ही फ्री फोकट में करवा लेते हैं कि मुझे दर्द ना सहना पड़े, जी नहीं, मेरे साथ भी ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है 90% हो सकता है कुछ लोग अपनी मर्जी से करवा लेते होंगे, बट 90% लोग, 95% लेडीज नहीं चाहती हैं कि मेरा सी सेक्शन हो, बिकॉज सबको पता है, सबको कि जो कमर में इंजेक्शन लगता है, आजकल नॉर्मल वाले भी बोलते हैं कि कमर दर्द तो हमारा भी होता है, बिकॉज वो मेनली होता है फीडिंग पोजीशन की वजह से कि आप पूरा नीचे होके बेबी को ऐसे ऐसे करके पूरा ना, ये कमर की पोजीशन ठीक नहीं होती, तो इस वजह से नॉर्मल वालों को भी होता है वो। आजकल तो कमर दर्द नॉर्मल होने लग गया, 30s में, आपके 20s में कमर दर्द हो जाता है किसी न किसी का। तो सो रिकवरी सी सेक्शन के बाद आपको पता है मुश्किल होती है, ठीक है। और जो सी सेक्शन, अगर आप कहते हो कि सी सेक्शन के टाइम पेन नहीं होता,
ऑपरेशन के टाइम आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन जो ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी है ना 24 घंटे, वो फर्स्ट वॉक आफ्टर सी सेक्शन, ऑपरेशन के बाद पहली वॉक, पहला आपका उठना, पहली बार आपका चलना, वो वर्स्ट नाइटमेयर है किसी के लिए भी। मतलब वो कोई सोचे भी ना, इतना मुश्किल होता है। जबकि आप नॉर्मल डिलीवरी वाले ने वो चीज़ पहले सहली होती है, किसी का लेबर में सहली होती है नॉर्मल वालों ने, सी सेक्शन वाले उसके बाद सहते हैं। तो कोई भी मदर हो, नॉर्मल वाली हो चाहे सी सेक्शन वाली हो, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करो। मदर्स दोनों इक्वली, दोनों ने बेबी डिलीवर करे हैं, दोनों की बॉडी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। यस बेटो, दोनों मदर्स, नॉर्मल वाली, सी सेक्शन वाली, रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, वही पैम्परिंग डिजर्व करती है सेम। ये कोई बात नहीं है कि किसी को दर्द नहीं सहना तो सी सेक्शन करवा लिया, दिस इज नॉट द केस। मेरी सेकेंड सी सेक्शन है, सो ओके। फर्स्ट टाइम से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी, इस बार सी सेक्शन से बेबी डिलीवर हुआ। दिस टाइम हो सकता है हॉस्पिटल डिफरेंट था तो बहुत सारी चीज़ें कुछ डिफरेंट रही होंगी, बट द प्रोसीजर एंड द थिंग्स आई फेल्ट, उसके बारे में मैं बात करूंगी। सो सी सेक्शन के बाद जैसे ही मेरा सी सेक्शन हुआ, मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। सी सेक्शन के टाइम आपको पता है कि आपको आप पूरे बेहोश नहीं होते हो, पूरे जो कहते हैं ना एनेस्थीसिया लगाते हैं तो पूरे सुन्न हो जाती है बॉडी, पूरी सुन्न नहीं होती। आपको यहाँ एनेस्थीसिया लगता है स्पाइन में एनेस्थीसिया लगता है, तो आपके बॉडी नीचे वाला लोअर पार्ट आपका सी सेक्शन में सुन्न होता है। आपको पता सब कुछ हो रहा होता है कि हाँ अब ये किया जा रहा है, अब बेबी को पुश कर रहे हैं, अब कट लगाया है इन्होंने, कुछ 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 हो रहा है नीचे को। पेन नहीं फील होता और आपको पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि क्या किया जा रहा है। कई हॉस्पिटल्स में आगे ऐसा करके रख देते हैं आपके और पेट के बीच में, पीछे टीम काम कर रही है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये भी है। अभी वाले हॉस्पिटल में मेरी आईज कवर कर दी थी ताकि मुझे कुछ ना दिखे। सो हुआ क्या, देखो जब उन्होंने इंजेक्शन दिया, दोनों टाइम का एक्सपीरियंस मैं साथ में शेयर करूंगी। इस टाइम जब मुझे उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, सो हुआ क्या कि फर्स्ट कुछ मिनट्स के लिए आपके दोनों हाथ ऐसे कर दिए जाते हैं, मतलब बेसिकली ना इस तरीके से, एक तरफ आपका बीपी चल रहा होता है, आपकी सारा जो आईसीयू का सेटअप होता है वो सारा किया होता है अंदर। सो उसके बाद जो है कुछ मिनट्स के लिए, कुछ टाइम के लिए, मैं कह सकती हूँ 10 मिनट के लिए या फिर ऐसे, मुझे दोनों टाइम पे जो है मुझे घबराहट शुरू हुई। जैसे एनेस्थीसिया देके उन्होंने लिटा दिया, मुझे ये फीलिंग थी कि मैं दोबारा उठ पाऊंगी या नहीं उठ पाऊंगी। मतलब उठ पाऊंगी इन द सेंस मैं बचूंगी भी या नहीं बचूंगी। मैं मतलब सच में दोनों बार ऐसा ही था। पहली बार तो कुछ पता ही नहीं था, सेकंड टाइम तो यू कैन से कि आपको पता है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। फर्स्ट टाइम भी आई वॉज लाइक कि मैं तो मर जाऊंगी, मैं दोबारा उठूंगी ही नहीं। ये फीलिंग मुझे लगता है हर सी सेक्शन मॉम को आती होगी। जब उन्होंने एनेस्थीसिया देके लिटाया तो आई वॉज लाइक कि मैं तो जा रही हूँ कहीं। वो शायद उन्होंने पोस्चर मेरा चेंज किया, कब पहले नीचे किया या फिर ऊपर किया, या फिर वो मुझे ही फील हुआ, आई डोंट नो। मैंने डॉक्टर से भी नहीं पूछा, मैंने नर्स से भी नहीं पूछा। एक आपके पास एक तो बहुत सारे लोग होते हैं सी सेक्शन रूम में, कुछ जेंट्स होते हैं, कुछ लेडीज होती हैं, कुछ मतलब डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, कुछ हेल्पर्स होते हैं, सो वो सब होते हैं। एक नर्स थी इस बार जो मेरे सिर पे मुझे ऐसे ऐसे काम करने के लिए, मतलब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, सिर पे हमेशा जैसे एक माँ हाथ फेरती है ना, वो नर्स हमेशा ऐसे ऐसे कर रही थी मेरे को कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है अनु। और डॉक्टर भी मेरे से रेगुलरली बात कर रही थी। तो इस बार मैंने बताया था डॉक्टर मेरी कूल थी, इस बार बहुत अच्छी डॉक्टर थी मेरी, पिछली वाली भी अच्छी थी, बट इसके साथ मेरा फ्रेंडली बॉन्ड अच्छा था। अब जो वो पोस्चर था ना, जब आप, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ, जैसे मैंने बताया कि रियलिटी में ऐसा था या नहीं था, मतलब मैं नीचे जा रही हूँ ऐसे करके, फिर मैं ऊपर आ रही हूँ, तो उस टाइम पे घबराहट हो रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है नीचे से कुछ ऊपर चढ़ रहा है मेरी बॉडी में। एंड इट वॉज नॉट ईजी गाइज, इट वॉज नॉट ईजी। मतलब लग रहा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी, अब मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे साथ मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। जो आपको डेथ टाइम का एक्सपीरियंस होता है ना, लिटरली दैट एक्सपीरियंस वॉज, मतलब दैट एक्सपीरियंस वॉज बहुत गंदा। आई कैन से गंदा भी क्या, मतलब मरने जैसा एक्सपीरियंस को आप क्या बोलोगे। सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस। फिर थोड़े थोड़े टाइम में आप जैसे 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आप फिर नॉर्मल आपको लगने लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ और मेरे आसपास सब ठीक है, डॉक्टर्स काम कर रहे। फिर आपको जो रियलिटी, इस बार तो ऐसा था कि
मैं जो है राम 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 का जाप कर रही थी। मेरा अपना मतलब मैं कॉन्शियस थी, मुझे पता चल रहा था कि हाँ, जब 10 मिनट बाद थोड़ी कॉन्शियसनेस आई तब मुझे पता चल रहा था। जाप तो मेरे माइंड में कंटिन्यू था कि हाँ मतलब हाँ भगवान को याद कर रही हूँ मैं। फर्स्ट मोमेंट जब मैंने एंटर किया तब से लास्ट तक मेरे अंदर यही था। तो वो 10 मिनट बाद फिर आपको पता चलता है कि अच्छा अब क्या हो रहा है, और डॉक्टर सबसे बात कर रही हैं। फिर ऐसा एक्सपीरियंस होने के बाद में सडन मेरे इमोशंस में डॉक्टर ने बोला कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। डॉक्टर ने खुद ने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हुआ क्या था अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि जैसे ही इसको निकाला और फिर इसको वहां लेके गए पीडियाट्रिशियन के पास दूसरे रूम में। हाँ बेटा, हाँ क्या हो गया? तो जैसे इसको निकाला और पीडियाट्रिशियन के रूम में लेके गए, मैं इतना तेज तेज रोने लगी, बहुत तेज बहुत तेज। डॉक्टर मुझसे पूछा जा रही क्या हुआ अनु, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? अरे अब क्यों रो रही हो, अब क्यों रो रही हो, अब क्यों रो रहे हो? तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा क्या हुआ अनु, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? अब हुआ क्या मेरे साथ कि उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि बेटा हुआ है बेटी हुई है। सो मैं जब जोर जोर से रोने लगी होने के बाद, तो वो फिर मुझे लास्ट में कहती तू इसलिए रो रही है क्या कि तेरे को बेटी हुई है? मैंने कहा ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि मुझे हुआ क्या है। तो मैंने कहा मुझे तो अभी तक पता ही नहीं है कि मेरे को हुआ क्या है, बेटा या बेटी। तो मैं वो सोच के कैसे रहूंगी कि मुझे बेटी हुई है या जो भी हुआ है। मतलब मैं शायद मेरे अंदर वो फीलिंग थी, मुझे नहीं पता। वो हार्मोनल चेंजेस जो सी सेक्शन कर रही थी वो डॉक्टर बोली, मैं भी बहुत रोई थी जब मेरा सेकंड टाइम हुआ था तब, कि ना वो हार्मोनल चेंजेस कि वो एक बार को हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपके साथ में कि आपको लगता है कि मतलब एक माँ के इमोशंस होते हैं। और मेरे साथ तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं बताती हूँ स्पेशली मुझे क्यों रोना आ रहा था, क्या सोच सोच के कि अभी मैं अगर मुझे कुछ हो जाता, या फिर ऐसे वो वाली चीज़ें आ रही थी माइंड में कि यार मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता था, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को ऑपरेशन हो रहा है मेरा। वो सोच सोच के पता नहीं क्या कि जो पहली वाली फीलिंग थी कि मैं अगर नहीं उठती, नहीं बचती तो क्या होता, वो वाली फीलिंग। मतलब इतने इमोशनल चेंजेस। मुझे तो जब उन्होंने बोला कि तो इसलिए रो रही कि बेटी हुई, तब पता चला कि बेटी हुई। क्या पता है वो बताना भूल गई मुझे अपने काम के चक्कर में, या फिर क्या हुआ यहाँ पे। अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि जैसे इसको निकाला, पीडियाट्रिशियन ने पूरा काम कर दिया, तो फिर इसको मेरे पास ले आए थे, नित्या को मेरे पास ले आए थे। इस बार इन्होंने क्या किया, पीडियाट्रिशियन वाले रूम में ही रखा, वहां पे चेक वेक किया, मुझे अपने रूम में शिफ्ट कर दिया। तब मैम इसको लेके आई थी, तब डॉक्टर इसको मेरे पास में लेके आई थी। तो तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मतलब मैंने देखा भी नहीं इसको कि कैसी है और क्या है, बेटा है या बेटी है। तब मुझे फिर बाद में पता चला। सो दिस वाज द थिंग। अब हो गया सी सेक्शन, सब कुछ हो गया, मुझे जो है रूम में लाया गया, रूम में आ गई मैं, फिर इससे मिल लिया। अब मैं सी सेक्शन एक्सपीरियंस की इफ आई टॉक अबाउट, तो देखो हुआ क्या इस बार कि मेरे को हाँ, मुझे याद है पिछले वाले सी सेक्शन में रात को ये हुई थी 9 बजे के आसपास नित्या, और पूरी रात मुझे जो है होश नहीं था। मतलब होश था, पता चल रहा था कॉन्शियसनेस है, लेकिन ये पता चल रहा था अच्छा बेबी हुआ है, बेबी कहाँ है, ये इधर उधर का। लेकिन मुझे लगता है पेन के, और उन्होंने पेन किलर और जो थे चीज़ें वो इंजेक्शन उन्होंने दे दिए थे, तो इसलिए मैं सो रही थी। अब इस बार क्या हो, पूरी रात मैं नहीं सोई, 1 मिनट नहीं सोई। ऐसा नहीं था बेबी ने परेशान किया, नहीं बिल्कुल नहीं परेशान किया, ये तो रोई नहीं। इसका रोना ही मैंने बहुत कम सुना, मतलब रोना भी क्या, एक बार को ए वाला सुना है पूरी रात, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने मनीष को बोला, मैंने कहा आप सो जाओ, मुझे तो नींद आ नहीं रही है, और मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जगा दूंगी आपको। ओके सो अब हुआ क्या कि वो भी नहीं सो पाए, बिकॉज पूरी रात मुझे इतना पेन हुआ। जो मेजर चीज़ है सेकंड टाइम की वो यही थी कि इस पहली रात में जब ये हुई, उस पहली रात में मुझे बहुत भयंकर पेन हुआ। मतलब वो कोई अगर लोग कहे कि नॉर्मल डिलीवरी में इतनी हड्डियां टूटने का पेन होता है, एक साथ इतनी हड्डियां टूटने का, मतलब जो एक थॉट्स आते हैं जो हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में इतना पेन होता है, सेम पेन मुझे उस रात को हुआ, जो कि मुझे पहली बार नहीं हुआ था, और वो मेरे लिए टोटली न्यू था। और मैं किससे, मतलब एक होता है ना, मैं चिल्लाना, एकदम पेन के मारे चिल्ला रही हूँ,
पेन के मारे चिल्ला रहे, डॉक्टर आके इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे रही है, बॉटल में इंजेक्शन डाल रही है, मेरे को हिप्स पे इंजेक्शन लगाए, सब किया, बट मेरा पेन नहीं जा रहा था। अब फीलिंग कैसी थी उस पेन की कि जैसे गोला बनता है आपके गैस का गोला कि ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है, कई बार होता है कि आप गैस पास नहीं कर पा रहे हो तो वो वहीं पे ही घूम रहा है, तो दर्द मुझे ऐसा हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पेन किस चीज का है। और मेरा बेटा पूरी रात इतना, मतलब मैं बेड का जो रेलिंग थी उसको पकड़ पकड़ के अपने आप को इतना कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि इंजेक्शन से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सोना तो बहुत दूर की बात थी। मनीष ने दोनों हाथ पकड़ लिए मेरे, मतलब क्या करती मैं उस पेन का, मतलब अभी तक मुझे याद आता है लिटरली, मतलब वो नीचे जाके ऊपर से नीचे जा रहा था, तो सॉरी ऊपर से नीचे जा रहा था तो वो टांकों में फील हो रहा था, पूरा ऐसा लग रहा था मेरे, इतना तेज मुझे टांकों में पेन हो रहा है। सो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत गंदा था, वो मतलब बहुत ज़्यादा। सो ये चीज़ थी कि वो जो पेन हुआ पूरी रात, फिर सुबह जाके मतलब 5-6 बजे के आसपास नॉर्मल हुआ वो पेन, इंजेक्शंस लगे, उस वजह से सोना तो हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद ओके सो हुआ कि डॉक्टर आई, आपको पता है कि पेशाब वाली, जिसको हम कैथर बोलते हैं, पेशाब की थैली लगती है, नली लगती है। सो वो अब मैं अगर दर्द की बात करूँ तो नर्स मुझे बता रही थी कि आपके साइड वाले रूम में भी सी सेक्शन हुआ है, फर्स्ट टाइम सी सेक्शन था उसका, तो कि वो उसको तो पेन नहीं हो रहा है, मतलब अब मैं जैसे बता रही हूँ कि मेरे को भी पहली बार में पेन नहीं हुआ था, तो क्या पता ये फर्स्ट एंड सेकंड टाइम का डिफरेंस है। सेकंड थिंग वी टॉक अबाउट कि एनेस्थीसिया का असर कब जाता है, तो अभी मेरे को एनेस्थीसिया का असर जो है सुबह होते होते आई वाज लाइक कि मैं अपने पैर को फील कर सकती हूँ, अपने पैरों को हिला डुला पा रही थी, अपने पैरों को ऊंचा कर पा रही थी, तो मेरे एनेस्थीसिया का असर चला गया था। डॉक्टर आई एंड डॉक्टर सेड कि तुझे दर्द ज्यादा है, ज्यादा दर्द हुआ था, और अगर तू चल सकती है तो मैं तेरी ये पेशाब की नली उतरवा देती हूँ और वो करवा देती हूँ, तू वॉक करना शुरू कर दे थोड़ा सा, अगर तुझे अच्छे से पैर फील हो रहे हैं और बैठ मतलब पैर ऊंचे कर सकती है। तो फिर मनीष से मैंने सपोर्ट लेके, दो तीन जनों से सपोर्ट लेके मैं उठी हूँ, एंड देन जो है मैंने चलना 24 आवर्स से पहले शुरू कर दिया था। मैं चली हूँ, थोड़ी देर सपोर्ट से चली हूँ, और एक बार तो मैं उठ के वापस बैठ गई कि दिस इज सो पेनफुल, दिस इज सो पेनफुल, मतलब नहीं होता यार सी सेक्शन के बाद, आप चलना भी मुश्किल है आपका लिटरली। तो वो एक बार को ऐसा हुआ, फिर उसके बाद मैं बिना सपोर्ट के थोड़े टाइम के लिए मैं अपने आप से टॉयलेट चली गई। अब ये जो चलने वाली चीज़ है वो फर्स्ट टाइम में डिफरेंट थी। फर्स्ट टाइम में मैं इतना जल्दी एक तो नहीं चली थी, प्लस इतना इंडिपेंडेंटली, मुझे पता है जब तक छुट्टी हुई तब तक मुझे कोई और ही उठाता था, मतलब उठाते तो अभी भी कोई और था, लेकिन मैं बिना सपोर्ट के नहीं चल पाती थी। इस बार मैंने हल्का हल्का सा बेड का सपोर्ट लिया एंड मैं चल ली, तो दिस वॉज द डिफरेंस कि जल्दी चल ली एक तो मैं, और अपने आप से मैं चल ली। कमेंट में और भी क्वेश्चंस थे कि आपकी ब्लीडिंग कितनी हुई सी सेक्शन में। अब ब्लीडिंग जो है फर्स्ट डे जब होती है बेबी, जैसे रात को अगर बेबी हुई है तो एक दो दिन तक तो बहुत भारी ब्लीडिंग होती है, लेकिन जब मैं थर्ड डे था, डिस्चार्ज का दिन था, उस दिन मेरे को उतना नहीं हुआ। मतलब मैं बताऊंगी आपको क्या क्या मैंने यूज़ किया ब्लीडिंग के लिए भी। मतलब मैंने पैंटीज़ यूज़ करी थी, वो भी डाइपर पैंटीज़ जो स्पेशली हमारी हाई फ्लो के लिए आती है, वो सब यूज़फुल चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो वो मैंने यूज़ करी थी, तो वो पैंटी भी पूरी नहीं हो रही थी मेरे को, जब मेरा डिस्चार्ज हुआ था पूरी गंदी नहीं हुई थी फाइट। सो ओके, सो इसका जवाब अगर मैं दूं कि क्यों कम ब्लीडिंग होती है नॉर्मल के रिस्पेक्टिवली आपको, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि हम सब कुछ जो है जब ऑपरेट करते हैं तो हम वैक्यूम से सारा ब्लड अंदर से क्लीन कर देते हैं। नॉर्मल में तो वो निकलता रहता है वेजाइना के थ्रू, अभी हम वैक्यूम से सब क्लीन कर देते हैं, तो इसलिए आपको कम ब्लीडिंग होती है। सो दिस वॉज द रीज़न। अब मैं जब घर आई तो ब्लीडिंग का मैं बताऊं, मैंने नॉर्मल जो विस्पर के पैड्स आते हैं वो लॉन्ग पैड वाले, जो 6 पैड्स का एक पैकेट आता है 40-45 रुपीज़ के आसपास, वो पैड्स लेना शुरू करे। एक दो दिन मेरे को थोड़ी ब्लीडिंग हुई, उसके बाद तो मैंने पैड्स भी नहीं लिए, कई दिन तो ऐसे बिना पैड्स के निकले हैं। बस दिन में एक बार कभी दिख जाता, तो फिर तो पूरे दिन नहीं दिखता। तो ब्लीडिंग का ये है कि ब्लीडिंग नहीं होती उतनी, मेरे को दोनों सी सेक्शन में नहीं हुई इतनी ब्लीडिंग। सो ओके, सेकेंड टाइम में जो है सेम जो स्कार, जो सेम जगह काटी गई थी आपके पहले ऑपरेशन में, वही सेम जगह काटी जाती है आपके दूसरे ऑपरेशन में। सेम टांके खोले जाते हैं, सेम चीज़, सेम जगह, जो 7 लेयर कटती है आपको पता होगा, वो 7 लेयर सेम पॉइंट से काटी जाती है दोबारा, और उन्हीं को किया जाता है, इसलिए कहते हैं कि दर्द आपको ज़्यादा होता है।
सो ओके, सो इसलिए कहते हैं कि दर्द ज़्यादा होता है। अब रही रिकवरी के बाद की सेकंड टाइम में रिकवरी लेट होती है, सो मैं ये कहूँगी कि लेट मेरे तो लेट नहीं हुई, क्योंकि चलना जल्दी शुरू कर दिया था, तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी एक्टिव हो गई थी, तो इसलिए मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। ये देखो इतने ध्यान से सुन रही है, इतने ध्यान से सुन रहा है कि मम्मा क्या बोले जा रही है क्या। तो नींद आ रही है क्या बेटो? नींद नहीं आ रही है? तो सो ओके, जैसा मैंने बताया कि मेरी रिकवरी, मैंने जल्दी चलना शुरू कर दिया, मैंने अच्छे से, मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद से टॉयलेट चली जाती थी। नहाने की बात है तो मेरे पास सपोर्ट था, मेरे मामी जी थे साथ में, तो इसलिए वो नहला देते थे। बट अगर मुझे अकेले से भी नहाना होता तो 1-2 दिन छोड़ के जब मैं आई उसके बाद मैं खुद से नहा सकती थी। बट यस, मेरे पास सपोर्ट था तो मैंने वो सपोर्ट लिया। उठाने बैठाने की बात है तो ओके, सो मैं खुद से टॉयलेट जा सकती थी, इतना मेरा था। चलना फिरना मैं थोड़ी थोड़ी हर खाने के बाद वॉक करती थी, चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे बाद में हो, कुछ भी हो। सो मैं वॉक कर लेती थी खुद से बिना किसी के सपोर्ट के। प्लस उठने बैठाने में मैं जानबूझ के सपोर्ट लेती थी, इवन दो आई कैन, मतलब वो मैं इस चीज़ के लिए एनकरेज नहीं करूँगी कि आप भी ऐसा करो, जस्ट बिकॉज मैं अपनी पोजिशन को ध्यान में रख के और अपने आप की हालत को ध्यान में रख के वो काम करती थी कि मैं घूम सकती थी तो मैं घूम लेती थी। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप जितना जल्दी अपने आप को एक्टिव कर लोगे, जितना जल्दी अपने आप को मोबाइल कर लोगे, उतना आपकी रिकवरी फास्ट होगी। तो मेरी बॉडी ने वो अलाउ किया तो मैंने वो किया। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो आप जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करो। तो मेरी रिकवरी इफ आई से, तो मेरी रिकवरी इस बार थोड़ा जल्दी हुई है। पहली डिलीवरी में तो मैंने मतलब पूरी पूरी रात उठती थी बैठ के। डॉक्टर ने बोल दिया था कि लेट के फीड नहीं कराना, बैठ के फीड कराना है आपको। तो मैं बैठी रहती थी, मेरी कमर में, मेरे टांगों में दर्द होता रहता था। मतलब उतना दर्द तो नहीं हुआ बट हाँ फील होता था मुझे। फिर मैं लेटती थी, तो मतलब एक होता है कि फर्स्ट टाइम आप बहुत ज़्यादा ऐसे होते हो, नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे ये करना है। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे पता चला, उसको भी मैंने लेट के फीड कराया। और इस बार भी जो है जितना हो सकता था मैं लेट के फीड करवाती थी। पोजीशन का ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता बेबी को, मतलब डॉक्टर्स वैसे बोलते हैं कि आप बैठ के फीड करवाओ, बट अगर आप खुद सोचो कि अगर आप बैठ के इसको पूरी पूरी रात फीड करवाओगे तो आपकी कमर की, आपके सी सेक्शन रिकवरी की बैंड बच जाएगी, मतलब आप कैसे रिकवर करोगे। सो मैंने इसको लेट के भी फीड करवाया, पोजीशन चेंज करती रहती थी मैं। सो वो चीज़ मेरे को बहुत हेल्पफुल हुई। पेन कितने दिन तक रहता है, पेन कितने दिन तक रहता है वो तो मैं आपको डेफिनेट डेज, मतलब ऐसे नंबर ऑफ डेज नहीं बता सकती हूँ कि कितने दिन तक रहता है। मुझे जो रहा वो ऑलमोस्ट, मतलब शुरू के जो मेजर पेन था वो ऑलमोस्ट शुरू के 5-6 दिन रहा। हाँ 5-6 दिन रहा जो मेजर पेन था। सो और 10वें दिन मेरा डिस्चार्ज के, ऑपरेशन के 12वें दिन मेरे स्टिचेस कटे थे। स्टिचेस आजकल सब घुलने वाले लगते हैं, बस कॉर्नर पे एक टाँका होता है जो काटना होता है, उसके लिए हम हॉस्पिटल गए थे 12वें दिन। तब तक मेरे टाँके बहुत अच्छे से हील हो गए थे। और तब तक अगर मैं डाइट की बात करूँ तो मैंने सिर्फ हल्का फुल्का लिया था। मैंने दलिया, ओट्स, फ्रूट्स में पपाया बहुत लिया था मैंने, ताकि पपाया हेल्प करता है आपके डाइजेशन के लिए। अजवाइन वाटर मैंने जब से हुई थी तब से मैंने अजवाइन वाटर आज तक नहीं छोड़ा है, 1 महीने से ऊपर हो गई है ये। घी वाला तो नहीं खाते हम। मेरे स्टिचेस 12वें दिन पूरी तरह से हील हो गए थे। मैं जल्दी एक्टिव हो गई तो मेरे टाँकों पे भी बहुत वो हुआ। सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस कि पेनफुल कितना रहता है वो आपके अपनी बॉडी पे, अपनी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप खुद को ऐसे ही मत डाल दो बेड पे कि नहीं अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा तो ऑपरेशन हो गया। ऑफकोर्स आपको रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, लेकिन आप एकदम लथार्जिक मत हो जाओ। एक चीज़ और कि पेन की अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत टाइम तक बैठी रहती हूँ तो मुझे स्टिचेस में पेन होने लग जाता है। प्लस ऊपर स्टिचेस के ऊपर भी पेन होता है, जो यहाँ अगर स्टिचेस लगे हैं तो ये वाला एरिया में भी सुन्न अभी तक फील होता है कि ये एरिया में चींटियाँ दौड़ रही है, या जैसे होता है ना सुन्न सा, वैसे फील होता है ऊपर वाले एरिया में अभी तक, आफ्टर 1 मंथ ऑल्सो। तो वो दर्द मैं नहीं कहूँगी, बट अगर बहुत देर तक मैं बैठी रहती हूँ, कई बार होता है 2-2 घंटे हो जाते हैं कि मैं लेटती नहीं हूँ, सो उस केस में मुझे उठने में भी पेन फील होता है स्टिचेस में या स्टिचेस के आसपास। डॉक्टर से मैंने पूछा था तो उन्होंने एक मेडिसिन बताई और उससे पूरी तरह से ठीक तो
नहीं हुआ पेन, हमें पता है कि स्टिचेस लगे हैं, अंदर तक लगे हैं, 7 लेयर्स कटी है, सो आप पेन एक्सपेक्ट करके चलो हल्का फुल्का कि होगा, जब तक अच्छे से सब कुछ हील नहीं होगा हल्का फुल्का सा। आप चाहो तो आप मेडिसिन भी ले सकते हो रेगुलर बेसिस पे, और अगर आप बियर कर सकते हो तो आप मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। 6 महीने का आपके पास टाइम होता है कि आपकी रिकवरी, अगर आप कहो 40 डेज में आपकी 10% भी रिकवरी नहीं होती है, सिर्फ आपकी ऊपर की लेयर 1 महीने में सूख सकती है, टांके पूरे अच्छे तरीके से हील हो जाते हैं, अंदर की 7 लेयर पूरी अच्छे से हील होने में पूरा 1 साल लगता है। 6 महीने में आपकी रिकवरी सिर्फ 50 to 60% होती है, सो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। 3 महीने तक स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने मना किया आपको कोई वेट नहीं उठाना है, आपको झुकना नहीं है, सो आप ऐसे करके आगे भी नहीं झुक सकते हो। आपको अगर झुकना पड़े किसी रीजन में तो आप पोजीशन ले लो स्क्वाट्स वाली पोजीशन आपको पता होगी, मतलब आपके पैरों को मोड़ो आप, फिर आप उठाओ, आपकी कमर को मत मोड़ो, ऐसे स्पाइन की तरह मत मोड़ो, आप पैरों के बल बैठो। बैठना तो पूरा नहीं है, बट आपको अगर उतने करने से आपका हो जाता है तो आप पैरों को करके पैरों के बल बैठ के फिर आप वैसे उठाओ, आप डायरेक्टली झुको मत। आगे का है फीडिंग की पोजीशन आपको सही रखनी है। सो वी आर डन विद दिस सी सेक्शन एक्सपीरियंस व्लॉग। आई होप आपको हेल्पफुल रहेगा, जो इस फेज में आने वाले हैं उसके लिए भी अवेयरनेस होगी सी सेक्शन के रिगार्डिंग। और कोई भी क्वेश्चंस है, हो सकता है मैं भूल गई हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस, तो उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट डाउन कर देना कि अच्छा ये चीज़ रह गई है, सो मैं वो बता दूंगी आपको, कमेंट में ही आंसर कर दूंगी सारे कमेंट के आंसर। और ओके, सो दिस वाज द इट। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।